हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई कक्षा में, जिसका टॉपिक है शिक्षण की प्रक्रिया, अवस्थाएं, चर, स्तर और उद्देश्य। आज हम एक ही क्लास में ये सभी पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। शिक्षण के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं, जैसे कि शिक्षण के चर, अवस्थाएं, शिक्षण के स्तर और शिक्षण के उद्देश्य। इससे पहले हम जानते हैं शिक्षण होता क्या है। शिक्षण का सामान्य अर्थ ज्ञान देना होता है। जैसे कि कोई टीचर आपको कुछ समझाता है या कोई आपका बड़ा ही कुछ आपको बताता है उस चीज़ों के बारे में, तो वो भी एक प्रकार का शिक्षण ही है। अभिप्रेरित करना, ये भी शिक्षण है। कौशलों का विकास करना, ये भी एक प्रकार का शिक्षण ही है। अगर वास्तविक अर्थ या औपचारिक अर्थ में कहें तो शिक्षण शिक्षक और छात्रों के बीच चलने वाली एक पारस्परिक अंतःक्रिया है, जिसका उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यानी कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण एक कार्य है, जबकि अधिगम उपलब्धि है। कोई भी शिक्षण तभी प्रभावशाली माना जाता है जब अधिगम प्रभावशाली हो। यानी कि शिक्षण प्रभावशाली तब माना जाएगा जब अधिगम प्रभावशाली हो। तो आइए देखते हैं शिक्षण के चर कौन कौन से हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि शिक्षण में शिक्षक, छात्र और उसका वातावरण, वस्तुएं इत्यादि होंगे। यानी TLM कह सकते हैं या बुक्स वगैरह जो भी। तो इसी के आधार पर शिक्षण के चर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वतंत्र चर, यानी कि शिक्षक, और दूसरा है मध्यस्थ चर, यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो कुछ भी होगा, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, TLM हो, वातावरण हो, जो कुछ भी होगा वो सब मध्यस्थ चर के अंतर्गत आएगा। और तीसरा है आश्रित चर, यानी कि छात्र। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षण के 3 चर होते हैं: स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर में कौन आएगा? शिक्षक। और आश्रित चर में छात्र। बचा जो कुछ भी है सब मध्यस्थ चर के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। शिक्षण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। एक तो शिक्षण के पहले, एक शिक्षण के दौरान और एक शिक्षण के बाद। इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि पूर्व क्रिया अवस्था, यानी कि शिक्षण के पूर्व की अवस्था। जैसे कि शिक्षक के कक्षा में जाने से पूर्व वह क्या क्या क्रियाएं करता है, कौन कौन सी वस्तुओं का निर्धारण करता है, वो सभी आते हैं। तो पूर्व क्रिया अवस्था में विषय वस्तु, उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियाँ, सहायक शिक्षण सामग्री आदि का चयन, यानी कि TLM इत्यादि का चयन करना है। वह कक्षा में जाएगा तो कैसे पढ़ाएगा, उसके लिए सब योजना बनाना ही पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं अंतःक्रिया अवस्था, यानी कि पहले उसने सब पाठ योजना इत्यादि बना ली, अब वह कक्षा में जाएगा। तो कक्षा में प्रवेश से लेकर पाठ की समाप्ति तक, जब तक वह कक्षा में है, पढ़ा रहा है, वह सब अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आएगा। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होंगी? प्रस्तुतिकरण, यानी कि वह पाठ को पढ़ाएगा तो वो प्रस्तुत कर रहा है। शिक्षण विधियाँ एवं सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा। तो ध्यान रखेंगे, पूर्व क्रिया अवस्था में वह चयन करता है, निर्धारण करता है, जबकि अंतःक्रिया अवस्था में वह सभी का प्रयोग करता है। अब तीसरी अवस्था है उत्तर या पश्च क्रिया अवस्था। यह अवस्था पाठ की समाप्ति के बाद शुरू होती है। यानी कि जब शिक्षक अपना जो भी योजना बनाया था उसको प्रस्तुत कर चुका है, तो अब बारी आती है उसके मूल्यांकन की। वो मूल्यांकन क्या करता है कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो कितना हुआ। ये सब उत्तर पश्च क्रिया अवस्था में आते हैं। जैसा कि पाठ की समाप्ति के बाद शुरू होता है, और व्यवहार परिवर्तन और मापन एवं मूल्यांकन। अब देखते हैं शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं। शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला स्तर है स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर।
तो स्मृति स्तर के अंतर्गत ये जानते हैं पहले कि इस स्तर का प्रतिमान किसने दिया। तो स्मृति स्तर का प्रतिमान हर्बर्ट ने दिया था और इन्होंने पंचपदीय प्रणाली का विकास किया था। स्मृति से समझ सकते हैं हम कि याद करना या मेमोरी जैसे कहते हैं, तो हम बस उसमें याद ही करते हैं, कुछ समझते नहीं हैं। तो स्मृति स्तर में विचार नहीं किया जाता है और बस रटने पर बल दिया जाता है। यानी कि एकदम छोटे बच्चों में जो कि रटने की क्षमता अधिक होती है, यह स्मृति स्तर के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है बोध स्तर। बोध स्तर शिक्षण का द्वितीय स्तर है। याद रखेंगे, स्मृति स्तर शिक्षण का प्रथम स्तर और बोध स्तर शिक्षण का द्वितीय स्तर है। इसका प्रतिमान किसने दिया? मॉरिसन ने। इसमें रटने की बजाय समझने पर बल दिया जाता है। यानी कि स्मृति स्तर में रटा जाता है, जबकि बोध स्तर में बच्चों को बोध हो जाता है, वह समझने पर बल देते हैं। इसे निपुणता का स्तर भी कहा जाता है। अब मॉरिसन ने भी शिक्षण में 5 सोपान दिए हैं। और तीसरा स्तर है चिंतन स्तर। इसका प्रतिमान किसने दिया? हंट ने। जब बालक समझने लगा, पहले तो उसने रटा यानी स्मृति स्तर, रटने के बाद समझा यानी कि बोध स्तर। अब जब वो समझने लगा तब वो चिंतन करेगा, यानी कि तीसरा स्तर चिंतन स्तर, जो कि समस्या केंद्रित है। इसमें मौलिक चिंतन करने की क्षमता आ जाती है और तर्क करने की भी क्षमता आ जाती है। तो आइए देखते हैं शिक्षण स्तरों के प्रमुख सोपान। जैसे कि हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली दी, मॉरिसन ने 5 सोपान दिए और हंट ने भी 5 सोपान दिए। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट तीनों ने 5 ही सोपान दिए। अगर पंचपदीय प्रणाली का नाम स्पेशली दिया जाता है तो हर्बर्ट का नाम ध्यान रखेंगे। तो हर्बर्ट ने स्मृति स्तर दिया था। स्मृति स्तर में पंचपदी प्रणाली यानी कि पहला प्रस्तावना, जैसे कि आप प्रश्न का तैयार करते हैं, प्रस्तावना के लिए पाठ्य योजना बनाते हैं इत्यादि। फिर जब उसको पाठ्य योजना बनाने के बाद प्रस्तुत करते हैं तो दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना या संबंध बनाना उसमें, फिर सामान्यीकरण या निष्कर्ष कह सकते हैं और अंत में अनुप्रयोग आता है। आप ये क्रम ध्यान रखेंगे, पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना एवं संबंध, चौथा सामान्यीकरण या निष्कर्ष और पांचवा अनुप्रयोग। अब मॉरिसन के 5 सोपान देखते हैं। इसमें प्रस्तावना के स्थान पर अन्वेषण का प्रयोग किया गया है, जो कि प्रस्तावना से ही रिलेटेड है। जैसे कि अन्वेषण में प्रश्न खोजे जाते हैं, जैसे खोज के प्रश्न इत्यादि का नाम आपने सुना होगा, तो वही बात है। बस याद रखेंगे, प्रस्तावना की जगह अन्वेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। और दूसरा, जैसा कि हर्बर्ट की प्रणाली में प्रस्तुतिकरण था, इसमें भी प्रस्तुतिकरण है। फिर आत्मीकरण, संगठन, फिर अभिव्यक्तिकरण। आप इस मॉरिसन में 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, अन्वेषण पहला है और आखिरी अभिव्यक्तिकरण। अब देखते हैं हंट के सोपान। इन्होंने भी 5 सोपान दिए हैं। पहला समस्या उत्पन्न करना, जैसे कि चिंतन स्तर में बालक आ गया है तो अब उसको समस्या उत्पन्न करके दी जाएगी तभी वह सोचेगा। तो समस्या उत्पन्न करना, फिर परिकल्पना का निर्माण करना। जब उसे समस्या दिखेगी तो वह परिकल्पनाओं का निर्माण करेगा, वह सोचेगा कि इसे कैसे हल किया जाता है। फिर उसके बाद वह आंकड़ों का संकलन करेगा, यानी कि वह आंकड़ों को इकट्ठा करेगा कि इस समस्या को किस प्रकार से हल करना है। और चौथा है, जब वह आंकड़ों का संकलन कर लेगा फिर वह परिकल्पना का परीक्षण करेगा। ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट परिकल्पना का निर्माण, यानी कि जब उसके पास आंकड़े नहीं हैं तो वह परिकल्पना ही कर रहा है, और जब उसके पास आंकड़े आ जाते हैं तो वह परिकल्पना का परीक्षण करता है। और आखिरी में निष्कर्ष है। तो आप इस प्रकार शिक्षण स्तरों के प्रमुख सोपान जान गए। अब देखते हैं इनकी तुलना। स्मृति स्तर का प्रतिमान हर्बर्ट ने, और यह विचारहीन होती है और इसमें रटने पर मुख्य फोकस किया जाता है। बोध स्तर का प्रतिमान मॉरिसन ने, इसमें विचारशीलता होती है, समझने का गुण होता है और इसका मुख्य फोकस समझने पर है। तीसरा स्तर चिंतन स्तर, इसका प्रतिमान हंट ने और इसमें उच्च विचारशीलता यानी कि चिंतन, तर्क इत्यादि होते हैं।
और इसका मुख्य फोकस समस्या का समाधान करना है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट नोट कर सकते हैं, बोध स्तर के लिए स्मृति स्तर का पूरा होना आवश्यक है। अब देखते हैं शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य के लिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 प्रकार से बताया, जैसा कि बालक के व्यक्तिगत व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उसी के आधार पर बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। बेंजामिन ब्लूम यूएसए के थे और इनका संबंध शिकागो यूनिवर्सिटी से था। अब देखते हैं व्यवहार के 3 पक्ष, यानी कि शिक्षण के उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य से आप इसमें ज्ञान से समझ सकते हैं कि ज्ञानात्मक में क्या होगा, ज्ञान होगा, समझ होगा, चिंतन होगा, यानी ज्ञान से ही रिलेटेड सब कुछ होगा। इसमें छात्र किसी विषय की परिभाषा बता सकता है। भावात्मक उद्देश्य यानी भाव से आप फीलिंग से लगा सकते हैं कि आपके अंदर जो फीलिंग्स होगी, फीलिंग से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे रुचि, अभिवृत्ति, व्यवहार से संबंधित, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, यानी कि वह फीलिंग है, आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, यह आपकी फीलिंग है, तो यह भावात्मक उद्देश्य है। और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, यानी कि शारीरिक कौशल से संबंधित है, यानी क्रिया करना, जैसे कि छात्र सुंदर लेखन कर सके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू।